नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह है साल का 217वां दिन। सुबह के बज रहे 9 और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टेलीविजन के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे में, अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो दिल्ली की गलियों से लेकर दिल वालों के दिन भर की कहानी तक, दिन भर के मुद्दों तक आपको बाखबर कराएंगे। और साथ ही साथ तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। राजधानी दिल्ली में एसएससी चयन पद चरण 13 भर्ती परीक्षा में बात अगर करें तो कुप्रबंधन के चलते विरोध हमें देखने को मिला था, और विरोध के बीच में एसएससी अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन ने परीक्षा रद्द न करने की बात कह दी है। ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि आयोग प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करवा सकता है। अब ऐसे में लगभग 5 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, जिसमें तकनीकी गड़बड़ी और दूर दराज परीक्षा केंद्र की शिकायतें शामिल थी। अब आयोग इन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत है, और छात्रों की मांग कौन कौन सी थी वो हम आपको बताते हैं। पूजा, क्या क्या छात्रों की मांग थी वो एक बार जरा बताइए। चलिए पहले छात्रों की मांग के बारे में अपने दर्शकों को बता देते हैं। एसएससी ने जिस कंपनी को एग्जाम को संचालित करने की दरअसल जिम्मेदारी दी थी, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये मांग थी पहली। यूपीएससी की तरह एसएससी एक निश्चित कैलेंडर जारी करेगा और परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय हो, ये भी मांग की जा रही है। पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन फॉलो किया जाए और प्रश्न पत्र में गलतियां ना हो, एक ही सवाल दूसरी पालियों में ना पूछा जाए। 5 नियुक्ति में तेजी हो। 5वीं मांग जो इनकी है वो है कि नियुक्तियों में तेजी आए, परीक्षा केंद्र दूर दराज के इलाकों में ना हो। ये भी तो ये इनकी मांग जो थी वो देखने को मिल रही थी। लेकिन अब एसएससी की तरफ से अब प्रभावित उम्मीदवारों के लिए ये बड़ी बात कही गई है कि प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। पूजा, बात ये कुछ इस तरीके से थी कि जब एसएससी की तरफ से एक अदर कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी एग्जाम के संचालन को लेकर, एडुकेटी नाम की कंपनी थी जिसे संचालन की जिम्मेदारी सौंपी थी, और ये जो कंपनी है वो पहले भी इस पर अनियमितता के आरोप लगे हैं। इस तरीके से छात्रों का कहना है कि इस कंपनी पर पहले भी गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एसएससी ने इस तरीके से इस कंपनी को संचालित एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी है। तो इसे तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके साथ ही साथ एसएससी की तरफ से जो अभी जिम्मेदारी दी गई उस पर प्रतिबंध लगाया जाए इस कंपनी पर, यह तो बात एक रखी गई है। दूसरी मांग जो छात्रों की है कि दूर दराज इलाकों में एग्जाम सेंटर देखने को न मिले, क्योंकि हमने देखा कि जब 4 से 5 दिन पहले एक प्रदर्शन यहाँ पर छात्रों की तरफ से राजधानी दिल्ली में देखने को मिला था, और बड़े स्तर पर, जिसमें शिक्षक भी शामिल हुए थे। अब उसमें बात अगर करें तो ये मांग रखी गई थी कि दूर दराज परीक्षा केंद्र जब आते हैं छात्रों के, तो इतनी दूर जाना परेशानी हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा भी कहीं एग्जाम होगा तो हमारी प्राथमिकता यही होगी कि हमारे घर के पास, हमारे होम टाउन में हमारा एग्जाम सेंटर हो, ताकि हमें ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और कम से कम हम अगर 1 साल पूरा किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं पूजा, तो हम ये मांग करते हैं कि हमें सुनिश्चितता देखने को मिले कि हम जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें कोई धांधली नहीं होगी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, उसमें अनियमितता नहीं होगी, क्योंकि पूरे साल की एक मेहनत होती है और कई सालों की मेहनत, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर, गवर्नमेंट नौकरी को लेकर एग्जाम होता है, सरकारी नौकरी को लेकर एग्जाम देते हैं। और एक और बात पूजा देखने को मिली है कि एसएससी का एग्जाम जो एक नौकरी का माध्यम है, बिल्कुल वो नौकरी के माध्यम से ज्यादा एक विवाद का मुद्दा बन गया है इन दिनों में, क्योंकि एग्जाम पिछले कुछ समय से काफी लीक हो रहे हैं। अब ऐसे में जब 2017 से 18 के दौरान छात्रों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया था, सीबीआई जांच की बात कही गई थी कि सीबीआई की जांच होगी, अनियमितताएं जो है वो खत्म की जाएंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिले तो कहीं ना कहीं छात्रों की जो ये मांगे हैं वो सही लगने लगती हैं। बिल्कुल, और विश्वास भी खत्म हो जाता है ना ऐसे में, क्योंकि आपने जैसा बताया 1 साल 2 साल 3 साल कई सालों तक जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और इजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसका जो सिलेबस होता है वो आप हर विषय उसमें इंक्लूड होता है, और उसके लिए तैयारी करना वो छात्र, वो स्टूडेंट्स
जो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे इतनी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब एग्जाम हो रहा है प्रशासनिक फेलियर की वजह से, अगर वो सफर उनको करना पड़ रहा है तो फिर वो क्यों सवाल नहीं उठाएंगे, वो क्यों प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो क्यों नहीं पूछेंगे कि आखिर कितना मुश्किल है कि जहाँ पर वो स्टूडेंट रहता है, जिस स्टेट में वो मौजूद है उस स्टेट में उसको सेंटर मिल जाए। हाँ। उससे उसको कई किलोमीटर, कई मीलों दूर जाकर एग्जाम ना देना पड़े, ना केवल ये स्टूडेंट्स के लिए पर ये उन शिक्षकों के लिए भी जिनकी ड्यूटी लगती है। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और जैसा कि आपने बताया अभी कि जैसे कि मेरे सहयोगी ने अभी बताया कि यहाँ पर एग्जाम के दौरान अगर छात्रों को सफर करना पड़े तो एक निंदनीय लगती है ये चीज़ें, क्योंकि छात्र इतनी तैयारियां करते हैं। और एक सफर दूसरा भी जो हमने अभी डिस्कस किया कि दूर दराज इलाकों में अगर सेंटर आ जाए, एग्जाम सेंटर आ जाए, एक वो सफर भी बड़ा दुख देता है। बिल्कुल, है ना, क्योंकि यहाँ पर छात्रों की तरफ से लगातार ये मांग तो की जा रही है कि जो एसएससी के एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से कंडक्ट कराए जाए। तो अब जब छात्र इतनी तैयारी करते हैं तो यहाँ पर पूजा एक जिम्मेदारी एसएससी की भी हो जाती है कि छात्रों की भावनाओं को समझे। क्योंकि अगर कोई छात्र लगातार पिछले 2 से 3 सालों से तैयारी कर रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरता है ना, तो उसके बाद उसका एक विश्वास होता है। अब ऐसे में लगातार अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं या फिर आप एग्ज़ाम दोगे पूजा, अगर आपने 3 साल तैयारी की, उसके बाद आपके सामने एक रीज़न रख दिया जाए कि गड़बड़ी के चलते जो एग्ज़ाम है वो रद्द हो गया, आपकी नौकरी तो गई। अगर आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया तो आपका तो विश्वास टूटा ना, आपका विश्वास टूटा पूरे प्रशासन से कि आखिर किस तरीके के एग्जाम के जो प्रबंध हैं वो एसएससी की तरफ से किए गए। अब देखने की बात यह है कि जो प्रभावित उम्मीदवार हैं जिन्हें लेकर ये बात कही गई है कि एसएससी के अध्यक्ष की तरफ से कि यहाँ पर दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, यानी कि जो प्रभावित उम्मीदवार हैं जिनकी तरफ से शिकायत की गई, जिनके दूर दराज इलाकों में सेंटर्स थे और अगर एक ही सवाल दूसरी पालियों में पूछा गया था, उनके चलते अगर किसी का रिजल्ट उन्हें लगता है कि आने वाले समय में प्रभावित हो सकता है या फिर कोई और अनियमितता की शिकायत थी, तो हो सकता है कि एसएससी आने वाले समय में दोबारा से परीक्षा कंडक्ट कराए। लेकिन चुनिंदा उम्मीदवारों के लिए ये यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है। तो ये तो एसएससी की बात हमने की, यहाँ पर प्रभावित छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। बात अगर करें तो आज राजधानी दिल्ली में विधानसभा के मानसून सत्र के कार्रवाई के दूसरा दिन है और पहले दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ाने पर अंकुश लगाने के लिए अब दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक 2025 सदन में पेश कर दिया है। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अब प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे, जिसका बोझ अभिभावकों की जेब पर पड़ रहा था पूजा, अब वो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, और अगर कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उसकी मान्यता को भी रद्द किया जाएगा। पहली चीज, अब कुछ पॉइंट्स ऐसे जो आपको जान लेने चाहिए इस खबर से जुड़े हुए। ये कानून जो है सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा, गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये केवल प्राइवेट स्कूल्स के लिए, क्योंकि मनमानी उन्हीं की होती थी। और वही लगातार फीस भी बढ़ाते थे। बिल्कुल, स्कूल जो है 3 साल में केवल एक बार ही फीस बढ़ा सकता है। शिक्षा है, सबका अधिकार है, ये सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल, और फीस बढ़ाने से पहले सरकार और जनता को इसकी जानकारी देनी होगी, अपने मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकते कि जब मर्जी आई कितनी फीस बढ़ा रहे हैं, कितनी बढ़ा रहे हैं बताएं, बिल्कुल, ताकि अगर सरकार को वो ठीक न लगे तो सरकार उसमें लगाम लगा सके। स्कूल को हर साल अपना खर्च और आमदनी का रिकॉर्ड देना होगा, ये अनिवार्य होगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है पूजा, क्योंकि जब भी कोई स्कूल फीस बढ़ाता है तो उसका आधार, उसका जो बेस होता है स्कूलों की तरफ से अपना जो खर्च है वही दिखाया जाता है कि हमारा खर्च जो इतना है, आमदनी इतनी है। अब ऐसे में खर्च अगर ज़्यादा दिखाया जाएगा, आमदनी कम दिखाई जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो एक श्योरिटी दे देता है कि आप फीस बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब 3 साल में स्कूल एक बार फीस बढ़ा पाएंगे, उससे पहले भी यहाँ पर अभिभावकों को भी जानकारी देनी होगी, क्योंकि अभिभावकों के जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो पे करना है वो अभिभावकों को करना है। तो यहाँ पर पेज को आपको बताना पड़ेगा कि आप कितनी फीस बढ़ा रहे हैं और उसका कारण क्या है, और साथ ही साथ सरकार के सामने भी आपको एक ड्राफ्ट तैयार करके रखना होगा। निजी स्कूलों की बात करें कि हम इतनी फीस बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ हर साल अपना जो खर्च है स्कूलों को वो अपना रखना पड़ेगा कि हर साल हमारा इतना खर्च है, आमदनी इतनी है। क्योंकि अगर आप फीस बढ़ाते हैं तो उसमें आपके रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा कि आपकी आमदनी से ज्यादा आपका कितना खर्च हो रहा है ना। अब गैर कानूनी फीस बढ़ोतरी करने पर
बात अगर करें तो 1 से 10 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया जा सकता है अगर कोई स्कूल छात्र का नाम काट देता है या फिर अपमान करता है फीस के चक्कर में। अगर फीस लेट, ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि प्राइवेट स्कूल में अगर कोई बच्चा फीस लेट भरता है या फिर नहीं भर पाता, उसे अपमानित किया जाता है कि कब फीस भरोगे, फीस का अगर कल आप लेकर नहीं आए तो आपका नाम काट दिया जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें कुछ स्कूल्स में तो स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में तक बैठाया गया, मेंटल हैरेसमेंट हुई है बच्चों की। उनके परिजन इसलिए तो सड़कों पर आ गए थे, अपने दफ्तर जाने की जगह, अपने बच्चों के लिए कमाने की जगह वो सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर प्राइवेट स्कूल में इस तरीके से होगा, किसी बच्चे का नाम काट दिया जाता है केवल इसलिए कि फीस भरने में देरी हो गई या फिर वो फीस नहीं भर पाया क्योंकि फीस बेहद ज्यादा है, तो अपमानित करके नाम काट देना कोई मतलब बनता नहीं है। तो अगर अब कोई प्राइवेट स्कूल इस तरीके की हरकत करता है तो 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और नंबर 7 ध्यान रखने वाली बात इस कानून में है कि बार बार अगर गलती की तो मान्यता रद्द भी स्कूल की हो सकती है। बेहद महत्वपूर्ण है और क्योंकि अभिभावक बड़ी मेहनत के साथ कमाते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हमारे देश में शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है सभी का। अब ऐसे में अगर किसी फंडामेंटल राइट के आड़े कोई अमाउंट आ जाए फीस के रूप में तो जाहिर सी बात है सरकार को उस पर कदम उठाना चाहिए और ये एक महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है। और ये जो लास्ट पॉइंट आपने बताया है ये बहुत अहम है, मान्यता रद्द कर देने वाला। ये वार्निंग भी है एक तरीके से ऐसे स्कूल्स के लिए कि आप अपनी मनमानी इस तरह से नहीं कर सकते हैं। आपकी गलती को हर बार माफ नहीं किया जाएगा, हर बार सिर्फ जुर्माना लगा के आपको छोड़ नहीं दिया जाएगा। अगर ये गलतियां बार बार होती है तो आपके स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। और ये वार्निंग एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है। हालांकि देखिए अब मानसून सत्र में इस बिल को पेश किया गया है, आज दूसरा दिन है, अब पास ये होगा नहीं होगा, ये कानून बनेगा नहीं बनाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन इसको लेकर कितना विरोध हो रहा है क्योंकि इस पर अलग अलग मत है, विपक्ष का अलग मत है। आतिशी ने तो ये भी कह दिया कि फीस लूट बिल है। आतिशी ने कहा कि फीस लूट बिल है क्योंकि इसके बाद तो जो एक ऑडिट होता है, ऑडिट का जो अधिकार है वो आप खत्म कर रहे हैं, ऑडिट को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। अब ऐसे में जो स्कूल है उन्हें तो पूरी खुली छूट मिल जाएगी कि फीस वसूल वो करे। तो जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग मत हैं, लेकिन सरकार का मत ये है कि ये अभिभावकों के पक्ष में है, उन बच्चों के पक्ष में है जो मिडिल क्लास से आते हैं या फिर गरीब परिवारों से आते हैं। क्योंकि हमारी एक ऐसी पॉपुलेशन है, बात तो राजधानी दिल्ली की ही कर लें तो जिससे 70 से 75% जो है वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास या फिर उसके बाद 15 से 20% जो है वो इतने गरीब हैं कि अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजने के लिए उनके पास पैसे नहीं। अब इस तरीके की जो घटनाएं हैं अगर वो देखने को मिलेंगी तो जाहिर सी बात है सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। अब एक वाक्य मेरे याद आ रहा है, अभी कुछ ही समय पहले की बात है पूजा, मैं खबर पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश की वो खबर थी जहां पर एक स्कूल में छात्राएं थी, 10 से 12 छात्राएं वो थी और उनके जो पेरेंट्स थे, कोई सब्जी का ठेला लगाता है, कोई किसी तरीके से कोई साफ सफाई का काम करके गुजर बसर करता है और उस कक्षा की, उस स्कूल की 12 छात्राओं ने नीट एग्ज़ाम क्लियर किया था। नीट का एग्ज़ाम जो मेडिकल में होता है और उसकी फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से अब वो MBBS में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। अब ये भी कंडीशन हमारे देश में देखने को मिल जाती है और यहाँ पर राजधानी दिल्ली में अभी यही तरीके से फीस का ही एक विरोध यहाँ पर अभिभावकों की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन अब दिल्ली सरकार कह रही है कि ये जो हम कानून लेकर आए हैं वो दिल्ली वालों के पक्ष में। लेकिन यहाँ पर पूजा एक बात ये भी देखने की होगी, अभी तो फिलहाल ये अभी इस पर चर्चा मानसून सत्र के दौरान देखने को मिलेगी, विपक्ष की तरफ से विरोध किया जाएगा। लेकिन इसका एक असली रूप जो है, इसका इम्पैक्ट देखने को जब मिलेगा जब ऑन द ग्राउंड एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल, जब ये अभी तो बिल है ये, अभी तो ये एक तरीके से प्रस्ताव है जो रख रहे हैं विधानसभा के पटल पर। अब इसको लेकर विपक्ष जरूर कह रहा है कि इसको एक कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए जो रिव्यू करे, इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इससे फायदा किसको है, कितना है, ये सारी चीजें वहां पर जाकर रिव्यू हो, उसके बाद ये वापस आए तो उस पर फिर हम चर्चा करेंगे और अगर कानून बनाने की इसको जरूरत होगी तो हम समर्थन भी देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़े बहुत लूप होल्स जो विपक्ष को मिले हैं उसको लेकर वो खूब प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण तो सिर्फ इतना है, महत्वपूर्ण ये है कि बिल जो कानून बने वो कानून पब्लिक के पक्ष में जाए, जो परिजन है उनकी जेब ढीली ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात, बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये तो हमने बात बताई आपको किस तरीके से अब निजी स्कूलों की तरफ से मनमानी जो फीस वसूली जा रही थी उस पर रोक लगाने का काम दिल्ली की सरकार कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और ज़्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग सभी 1967 उचित मूल्य की दुकानों पर अब EPOS मशीनों को डिजिटल तौर पर अब लगाने वाला है।
अब ऐसे में डिजिटल तौल मशीनें जो हैं वो लगाई जाएंगी और इसे पूरी प्रक्रिया से, पूरे सिस्टम से जोड़ने का काम किया जाएगा। और साथ ही इसके लिए आपको बता दें कि खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यहाँ पर ई पॉज और वजन मशीन इंटीग्रेशन को मंजूरी दे दी है। पूजा, बात अगर करें इस खबर की तो ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राशन कार्ड हमें देखने को मिलता है। राशन कार्ड से कहीं जो लोग हैं वो राशन लेते हैं, तो राशन लेते अब ऐसे में बात अगर करें तो कई लोग थक भी जाते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि लाइनें बेहद ज़्यादा लंबी हो जाते हैं। तो इस खबर का मतलब ये है कि अब जितना भी राशन आप लेंगे उसमें धांधली बेहद ज़्यादा कम होगी। क्योंकि कभी कभी देखने को पूजा ये भी मिलता है ना कि अब जो कोटा बोलते हैं, अब हमारी तरफ कोटा बोला जाता है। राशन कार्ड जब आप किसी राशन कार्ड डिपो से लेते हैं तो उसे कोटा बोलते हैं कि कोटे से जाके आप राशन ले आइए। तो जब आप राशन लेते हैं तो कभी कभी देखने को ये भी मिलता है कि जो डिपो धारक होता है वो धांधली कर लेते हैं। जितना राशन कार्ड पर मिलना चाहिए सरकार की तरफ से जो निर्धारित किया गया है उसमें कटौती कर देते हैं, या कभी कभी राशन कार्ड भी दिया जाता है। ऐसे में कई राशन कार्ड धारक ऐसे भी होते हैं पूजा, जो जिनका हक तो होता है राशन पर, जो सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है, वो केवल उन्हें इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि जो बीच में डिपो धारक है वो धांधली कर दे रहे हैं। तो इस धांधली पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया गया है और ये इस कदम की बहुत ज्यादा जरूरत थी भी, क्योंकि अब देखिए हम तो सरकार से सवाल पूछते हैं। हाँ। हम पूछते हैं कि भाई आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, अब पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं। पब्लिक ने आपको चुन के भेजा है। हाँ, बिल्कुल। सरकार योजनाएं लाती है, सरकार कई तरह के फैसले लेती है, लेकिन वो फैसले, वो योजनाएं, वो नीतियां ऑन ग्राउंड कितनी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो भी रही है, उसका फायदा पब्लिक को मिल भी रहा है या नहीं भी मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस वजह से फैसला बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो राशन कार्ड की बात हमने आपको बताई। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं लगातार। और बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि लाल किले में सिक्योरिटी ड्रिल देखने को मिली। सिक्योरिटी ड्रिल के दौरान एक डमी बम का पता लगाने में पुलिसकर्मी फेल हो गए। डमी बम का पता ही नहीं लगा पाए कि वो आखिर कहां पर है। बिल्कुल। अब ऐसे में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल समेत 7 दिल्ली पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। और रीजन यही है कि जो सिक्योरिटी ड्रिल देखने को मिला वहां पर एक डमी बम प्लांट किया गया था ताकि एहतियात के तौर पर यह देखा जा सके कि हम किसी भी आपात परिस्थिति के लिए कितने तैयार हैं। क्योंकि दिल्ली अलर्ट पर है और 10 दिन बाद है। हाँ। और लाल किले की सुरक्षा में एक बड़ी चूक है ये, अगर इस खबर के लिहाज से हम समझ पाए। ये सिर्फ उनको बिना इन्फॉर्म किए हो रहा था, ये हो ही इसलिए रहा था ताकि ये पता चले कि ये कितने सतर्क है। हाँ बिल्कुल। और इनकी लापरवाही के चलते आप सोचिए, दिल्ली राजधानी है देश की। बिल्कुल। 15 अगस्त के दिन जितना कार्यक्रम होता है सारा लाल किले में होता है, और उस दौरान अगर इतनी लापरवाही बरती जाएगी, ये बड़ी लापरवाही है, तो फिर एक्शन होना बहुत जरूरी था। इससे मैसेज भी जाएगा बाकियों में भी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं लाल किले से। अब ऐसे में इसलिए भी अगर लाल किले की सुरक्षा में चूक होगी तो कैसे चलेगा। अब ऐसे में एक डमी बम यहाँ पर प्लांट किया गया। जब वो खोजने के लिए कहा गया तो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे, जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लगे हुए थे सुरक्षा में, और वो लाल किले की सुरक्षा में ही लगे हुए थे। अब उन्हें जब ये बात बताई गई कि इस तरीके से आपको बम खोजना है तो उन्हें एक निर्धारित समय दिया गया पूजा, और उसके दौरान जब उनका स्टेटस देखा गया तो उनके पास कोई भी बम नहीं था, वो खोज ही नहीं पाए बम। ऐसे में ये चीज़ हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि 15 अगस्त के दिन अगर भगवान न करे कि ऐसी कोई घटना रियलिटी में देखने को मिल जाए तो एक बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। और इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और पूजा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इन्हें निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन इस तरीके की सिक्योरिटी ड्रिल की एक्सरसाइज जो है वो आने वाले समय में और भी होनी चाहिए 15 अगस्त से पहले, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ये तो आपने लापरवाही पर एक्शन लिया है, लेकिन इस लापरवाही को सुधारने के लिए भी तो आपको कदम उठाने पड़ेंगे। सही कह रहे हैं आप। और क्योंकि ये वक्त ऐसा है, अभी इवन 15 अगस्त का वक्त तो खैर होता ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव वक्त है, लेकिन ये वक्त भी ऐसा है जब पूरे देश के ऑलमोस्ट सारे VVIPs दिल्ली में मौजूद हैं। ये पार्लियामेंट में भी मॉनसून सेशन चल रहा है अभी, और इस वक्त पर अगर सुरक्षा में चूक हो रही है, जो बेसिक नेसेसिटी है इस वक्त की, तो वो कई तरह के सवाल खड़े कर देता है। कई तरीके के सवाल तो खड़ा करता ही पूजा, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन यहाँ पर बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधित करते हैं। अगर हम लाल किले की सुरक्षा को ही सुनिश्चित नहीं कर पाए तो जनता की सुरक्षा तो एक बहुत दूर की कौड़ी लगती है। सही बात है।
अब ऐसे में बात मौसम की कर लेते हैं। अब दिल्ली वालों के लिए मौसम के हाल हम बताएं तो आज के मौसम के हाल कुछ इस प्रकार से हैं। पिछले कुछ दिनों में तापमान में लगातार गिरावट देखने को तो मिल ही रही है, लेकिन आज कुछ बढ़ोतरी तापमान में देखने को आपको मिल सकती है। दिल्ली का मौसम पूरे तरीके से आज सुहाना रहने वाला है। आज सुबह जो बारिश है वो हल्की फुल्की देखी गई, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब ऐसे में दिल्ली में आज बारिश की संभावना आने वाले समय में भी जताई जा रही है कि दोपहर में शाम के समय हल्की फुल्की बारिश आज हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस आज रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अब दिल्ली NCR में हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पूजा, तो दिन में तो बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो अपने साथ छाता लेकर आप चलिए ही। अगर धूप भी निकल जाए तो उससे भी बचा लेता है, बारिश भी हो जाए तो उससे भी बचा लेता है। बारिश हुई तो बारिश के साथ मिलकर जाम भी देखिए आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि अब बारिश होती है तो रफ्तार पर तो ब्रेक लगता ही है। रफ्तार पर ब्रेक लगता है तो जाम की समस्या बनती है, क्योंकि होता क्या है कि हमारी दिल्ली की सड़कें इतनी प्लेन तो है नहीं। पेरिस की सड़कें नहीं है, पेरिस की सड़कें नहीं है ना, पेरिस का AQI यहाँ है ना पेरिस की सड़कें यहाँ पर हाँ, लेकिन AQI तो हालांकि कुछ बेहतर हुआ है पहले से। AQI बारिश के मौसम में बेहतर हो रहा है। हाँ। सर्दियों के मौसम में AQI डरा देता है एकदम। हालांकि देखिए पेरिस में उस वक्त तब भी AQI ठीक रहता है, बट अगर हम अभी की बात कर रहे हैं, मानसून सीजन है, ये बारिश होती है, दिल्ली के सड़कों में जो गड्ढे हैं उसमें पानी भरता है। हाल फिलहाल में अभी हमारी एक कलीग थी जिनका एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर पे एक गड्ढा था और गड्ढे में पानी भरा हुआ था और उनको अंदाजा नहीं लगा कि ये गड्ढा कितना गहरा हो सकता है, कहाँ है और कितना गहरा हो सकता है, और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये एक बड़ी समस्या है। देखिए अलर्ट हो जाइए आप, मानसून को लेकर भी, बारिश को लेकर भी एकदम अलर्ट रहिए। अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो एहतियातन चीजें तो अपने साथ आप रखिए ही, दूसरी तरफ सतर्क होकर भी चलिए। पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश देखने को मिल भी रही है और नहीं भी मिल रही, क्योंकि सुबह बारिश होती है, दिन में धूप निकल जाती है, उसके बाद रात को फिर शाम के समय बारिश का मौसम होता है। तापमान में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। अब बीमारियों से सतर्क रहने की जरूरत भी दिल्ली वालों को है। अब बात क्योंकि करें, क्योंकि बीमारियों का मौसम भी कह दिया जाता है कि मानसून आ गया, बीमारियों का मौसम है, सर्दी बुखार, सर्दी खांसी, ये जो आम बात हो जाती है। तो इसे लेकर भी आपको ध्यान रखने की एक बात ये रहेगी कि अपना बेहद ज़्यादा ख्याल आप रखें, क्योंकि मानसून है। तो आज मौसम का हाल हमने आपको बताया, जिस तरीके से मौसम के हाल आज देखने को, अधिकतम तापमान जो है 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और पूजा पिछले कुछ समय से लगातार देखने को मिल भी रहा है कि जो मौसम है वो अटकलियाँ कर रहा है, कभी धूप कभी बारिश। जी, तो यहाँ पर फ्यूल को लेकर अपडेट अब दर्शकों को दे देते हैं। तो यहाँ पर बात अगर पेट्रोल डीजल की करें तो पेट्रोल डीजल के दाम में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो स्थिर देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोल डीजल का भाव आपको हम बता देते हैं। नई दिल्ली में आज अगर पेट्रोल की कीमत की बात कर ली जाए तो 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से रहेगा। तो वहीं राजधानी दिल्ली में अगर डीजल की बात अगर करें तो 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। दिल्ली में CNG 76.59 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आज रहने वाली है। तो पूजा, आपकी गाड़ी में CNG आप डलवाती है, पेट्रोल डलवाती है? मैं पेट्रोल डलवाती हूँ और पेट्रोल डलवाते समय बहुत बहुत दुख और दर्द होता है मेरे दिल को। लेकिन यहाँ पर CNG, अब क्या आप प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में CNG ले लें? क्योंकि देखिए पेट्रोल के दाम भले ही स्थिर हों, लेकिन ये स्थिर दाम जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपको अस्थिर कर देते हैं बिल्कुल तरीके से। अगर आप गाड़ी में रिफ्यूलिंग करा रही हैं तो सोच के चलिए 5,500 से 6,000 रुपये आपके पास उस समय होने चाहिए अगर आपको रिफ्यूलिंग करानी है। आपकी सैलरी में से इतना अमाउंट, और एक महीने में 2 से 3 बार गाड़ी रिफ्यूलिंग मांग लेती है अगर आप टैंक फुल कराते हैं। तो इसीलिए भी जो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बेहद अभी ज़्यादा हालांकि दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से तो नहीं बढ़े, लेकिन जितने बड़े हैं वो भी कम नहीं है। बिल्कुल, अभी जितना पेट्रोल डीजल का दाम है वो भी पॉकेट पर वार करने के लिए तो इनफ ही है। और जहाँ तक रही CNG की बात, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 10-20 रुपए का डिफरेंस CNG में भी, लेकिन एवरेज में डिफरेंस, हाँ एवरेज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एवरेज का डिफरेंस आ जाता है, बात ठीक कह रहे हैं आप। इस वजह से भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि CNG में कन्वर्ट करवा ही ले या फिर CNG की गाड़ी। तो आपने सोचा कुछ ऐसा कन्वर्ट कराने के लिए? मैंने सोचा ऐसा, पर आप कराएंगे नहीं? कराएंगे, देखते हैं वो फिलहाल अभी। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम तो देखिए परेशान कर रहे हैं। CNG के साथ प्रॉब्लम ये है, बस थोड़ी सी एवरेज तो अच्छी दे रही है CNG, लेकिन बड़ी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। हाँ, बड़ी लंबी लाइनों में तो लगना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चाहिए कि सरकार कम से कम इतना बंदोबस्त तो कर दे कि अगर आप CNG की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम हर पेट्रोल पंप पर CNG की जो सुविधा है वो मिल जाए। इससे होगा ये कि प्रदूषण भी कम होगा, लोग CNG की तरफ ज़्यादा जाएंगे भी, किफ़ायती भी पड़ेगी, और साथ ही साथ लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा। तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर CNG की लाइन की है। पेट्रोल
और डीजल की लाइन में आपको 1 से 2 गाड़ी मिलेगी, लेकिन सीएनजी की लाइन एक तरफ जहाँ पर किफ़ायती है तो वहाँ पर आपको अलग से समय निकाल कर चलना भी पड़ेगा। और साथ ही पेट्रोल डीजल की तो कहानी ये है कि अब फ्यूल ऑन फायर आप कह सकते हैं। दिल्ली में फ्यूल ऑन फायर ये आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से बढ़ेंगे घटेंगे, लगातार आपको अपडेट्स हम दे रहे हैं। तो ये था दिल्ली का रेडियो टीवी, जिसमें हमने आपको दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको बताई, आपको अपडेट करने का काम हमने किया। तो आप देखते रहे जी दिल्ली NCR हरियाणा। फिलहाल इस कार्यक्रम की यही समाप्ति।